बेटा अच्छे से देखो बेटा, मेरा कॉन्सेप्ट है कल हमने वेक्टर पढ़े, अब वेक्टर मुझे वेक्टर अलजेब्रा की बेटा जरूरत है, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मुझे अगर आइडेंटिफाई करना हो, डिफरेंशिएट करना हो कि ये स्केलर है ये वेक्टर है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स से सबसे पहले बेटा वेक्टर अलजेब्रा आती है। वेक्टर अलजेब्रा बच्चे मैंने क्या बोला, अगर एक m मास की बॉडी v स्पीड से चल रही हो तो उसके पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम देखो तो p इक्वल टू mv लिख सकते हो, पर एक बच्चे ने कहा सर p इक्वल टू mv से अच्छा हम इसको ऐसे लिखे, तो ऐसा लिखते समय उसने क्या किया, जो वेक्टर क्वांटिटी थी उसके ऊपर उसने ऐसे एरो लगा दिया। ऐसे करने से उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, दिखा दिया कि भाई मैं v तो इसके वेक्टर है, p वेक्टर है, लेकिन मास क्या है, स्केलर। तो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर वेक्टर अलजेब्रा फॉर्मुलेज लिख रहे हैं तो वेक्टर्स के ऊपर इस तरीके से हम एरो जरूर प्लेस करें। ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये एरो के लिए एक मैनिफेस्टो है, एक डिक्लेरेशन है कि हम वेक्टर हैं। एम वेक्टर नहीं है इसलिए उसके ऊपर बेटा एरो नहीं लगेगा। तो टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी इन फॉर्मूला वी प्लेस एरो ओवर अल्फाबेट। ठीक है, जैसे याद करो तुमने 9th 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्क का। वर्क होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करते हो, इफ यू पुश एन ऑब्जेक्ट बाय सम डिस्टेंस s विद द हेल्प ऑफ फोर्स F, you will definitely provide some energy to the object। ठेले को धक्का दो, वो धक्का देते देते जब ठेला आगे आएगा तो कुछ एनर्जी दे दी होगी ना, तो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय यू टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क डन। याद है 9th 10th में हम लोग वर्क डन W इक्वल टू FS लिखते हैं, लेकिन 11th में W इक्वल टू 11th में W को हम F डॉट S लिखेंगे। सर F के ऊपर एरो लगाएंगे, S के ऊपर एरो लगाएंगे, और W कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, तो उसके ऊपर आप एरो नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो इन केस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा it is mandatory that you put an arrow over the vector to represent that quantity, that quantity is a vector quantity। वेलोसिटी के ऊपर बच्चे एरो लगेगा। कभी कभी कोई लोग आए हमारे, हमको टोपी पहना दो, वेलोसिटी से कहोगे हाँ आप टोपी पहनिए, फोर्स से कहोगे आप टोपी पहनिए, मास से बोला ना ना तुम तो स्केलर हो, चार्ज से बोला नहीं सर स्केलर है ना। सर डब्ल्यू की बात करें, एनर्जी की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो जो भी आपके बेटा वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, ये शो करने के लिए कि वेक्टर है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? दूसरा डिस्कशन देखो बेटा, अगर डायग्राम्स की बात करें इधर, तो डिस्कशन ये आया बच्चे अच्छे से देखा, एक मैंने डायग्राम बनाया बच्चे यहाँ पर। एक मंकी था जो रस्सी से लटका हुआ है, आराम से लटका हुआ है। अब अगर मंकी रस्सी से लटका हुआ है तो क्या इसको कुछ फोर्स आ रहा होगा? इतना तो पड़ा बेटा, अर्थ का एक फोर्स डाउनवर्ड होगा mg, और एक वो जिस फोर्स से उसने रस्सी पकड़ी हुई है वो होगा t। तो अगर ये मंकी रेस्ट पर है तो श्योर है ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। t और mg बेटा बराबर होंगे, ये बात हम कहेंगे भी, और जो लोग नहीं जानते उनको फील भी कराएंगे, दोनों की लेंथ बराबर मान के। एकदम से बेटा नीचे ये जो मंकी था, नीचे एक टाइगर आ जाता है ना। अब ये टाइगर आएगा तो मंकी यहाँ तो रुका नहीं रहेगा, मंकी भागेगा ऊपर की तरफ। अब मंकी जब ऊपर की तरफ भागेगा तो क्या रस्सी को और कस के पकड़ के खींचेगा? हाँ सर, रस्सी को कस पकड़ खींचेगा तो वो ऊपर भागना शुरू करेगा। तो टी और mg दो फोर्स अभी भी होंगे, पर डायग्राम में देखो मैंने क्या दिखाया है, टी mg से रिलेटिवली बड़ा है। तो लेंथ जो होती है बेटा किसको रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड को। ये शो करने के लिए कि एक बड़ा और एक छोटा है तो टी mg से बड़ा दिखा दिया। टाइगर चला गया है ना, टाइगर यहाँ पे था और वो भाग गया। टाइगर के भागने के बाद बेटा ध्यान से ना, ये मंकी क्या करेगा, नीचे भागेगा, और नीचे कैसे उतरेगा, रस्सी पकड़ के उतरेगा, थोड़ा सा ढील छोड़ देगा। कभी ट्राई करिए, रस्सी पे चढ़ने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे आने के लिए रस्सी थोड़ी सी लूज छोड़ दीजिए, ग्रेविटी अपने आप ही ले आएगी। तो इसे रस्सी पूरी तो नहीं छोड़ी, नहीं तो गिर पड़ेगा, तो इसका टेंशन थोड़ा सा कम हो गया। इस डायग्राम में mg बड़ा है किससे, t से। तो पहले डायग्राम में t और mg बराबर, दूसरे डायग्राम में t ग्रेटर देन mg, तीसरे डायग्राम में mg ग्रेटर देन t। क्या ये मैसेज मैंने तीनों डायग्राम में क्लियरली दे दिया है, डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये बेटा एक हैबिट हमें बना के रखनी है कि जब भी हम डायग्राम्स बनाएंगे उसमें वेक्टर शो करेंगे, तो वेक्टर्स में बेटा हमेशा दो चीजें होती है, एक टेल होता है और हेड होता है। ये हेड आया, ये टेल आया। टेल और हेड बेटा ध्यान से, टेल से स्टार्ट होकर वेक्टर हेड की तरफ जाता है।
तो जो वेक्टर का बच्चे हेड होता है वो हमेशा ध्यान रखना किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। क्लियर? जैसे टी अप है एमजी डाउन है, टी अप है एमजी डाउन है। और जो उसकी लेंथ होती है बच्चे, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव मैग्नीट्यूड को। अकेले वेक्टर की कितनी भी लेंथ बना दो, और अगर दो वेक्टर को कंपेयर करना है तो बेटा जिसके मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए। अब बच्चे अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, कोई कहता है कुछ वेक्टर्स के डायग्राम बनाइए बेटा, जैसे कोई पूछे सर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप राइट में जा रहे हैं, सॉरी ईस्ट में, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप किस में जा रहे हैं बेटा, ईस्ट में जा रहे हैं। एक ने कहा सर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप वेस्ट में जा रहे हैं। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बेटा ईस्ट में जा रहे हैं। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप नॉर्थ में जा रहे हैं। और 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप साउथ में जा रहे हैं। क्लियर? या फिर 40 की जगह चाहो तो बेटा फिर से इसे 5 ही लिख दो, ये 15 मीटर पर सेकेंड से साउथ में जा रहे हैं। ठीक, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सबको पता है, ये ईस्ट हो गया बेटा, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। क्या वेक्टर शो कर सकते हो? सर अगर खाली 10 मीटर ईस्ट मुझे पहला वेक्टर बनाना है तो मैं इसको बना के ऐसे छोड़ दूंगा। क्लियर? इस वेक्टर को मैंने इधर शो किया और इसकी लेंथ x मान ली, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन का वेक्टर कैसा होगा? सर एग्जैक्टली सेम लेंथ का होगा, पर एरो नहीं लगाओगे तो डायरेक्शन नहीं पता लगेगा। सर 10 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट में जा रहा होगा। 5 मीटर पर सेकेंड वाला वेक्टर बेटा बताना किधर होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में लेना है बेटा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, इस वाले का मैग्नीट्यूड इसका हाफ है, तो जो नया वेक्टर बनाओगे बेटा वो कितने का होगा बेटा, सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन लेंथ बेटा हाफ होगी, x/2 आ गई। 20 मीटर पर सेकेंड बताएंगे बेटा किस डायरेक्शन में होगा? 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ बोला गया है, तो 20 मीटर पर सेकेंड अगर नॉर्थ बोला गया तो बच्चे बताना कैसा होगा? सर इसका नॉर्थ का डबल मतलब डबल वेस्ट डबल आएगा बच्चे, तो 2x in opposite direction। तो बेटा दोनों चीजें आपने कम्युनिकेट कर दी ना, कि मैग्नीट्यूड डबल है और डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ में। और अगर मुझे साउथ कैसा होगा, तो सर इसका 1.5 टाइम्स, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, 1.5 टाइम्स कितना होगा, 1.5x और साउथ में। क्लियर? तो मुझे ऑनेस्टली बताओगे वेक्टर्स का जो एरो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। वो वेक्टर की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आंसर आता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड को। तो जैसे अगर बेसिक ऑफ वेक्टर से बात करें तो ये देखो आपको दिख रहा है, वेक्टर जब आप बनाओगे तो ये हेड टेल आ गया बेटा, एरो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, डायरेक्शन को, लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, उसके रिलेटिव मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर की लेंथ कितनी भी बना सकते हो, पर जब कंपैरिजन करना होगा तो पक्की बात है बेटा सबको अलग अलग डायरेक्शन दी जाएगी। क्लियर? तीसरा मेथड बेटा आपका आता है, ये इंजीनियरिंग का है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, और लगता है कि हाँ अगर ऐसे लिखें तो मजा आ जाए वेक्टर्स को। वेक्टर्स को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, वेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखा ए और उसके आगे ब्रैकेट में एंगल लिख दिया। ए जो होता है बच्चे वो हो जाता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड, और थीटा हो जाता है एंगल, या जो वेक्टर आपने लिया उसकी डायरेक्शन। ठीक, थीटा नॉर्मली बेटा किसी रेफरेंस लाइन से लिया जाएगा, वो रेफरेंस लाइन भी बेटा हमें क्वेश्चन में बताई जाती है। नॉर्मली हम रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस लेते हैं। सर आपने क्या लिखा समझ में नहीं आया, तो एक काम करता हूँ बच्चे, मैं आपको लिख के बताऊं। एक शर्मा जी थे, शर्मा जी का वॉक बेटा मैं लिख रहा हूँ, फिर वॉक बताना बेटा कैसे था। शर्मा जी बेटा ऐसे चलते हैं, समझ में आया बेटा? वो किसी पार्क में चल रहे हैं बेटा और ऐसे चलते हैं, तो पहले सर वो इतना चलते हैं, 400 मीटर चलते हैं 0 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फिर सडनली मूड बदल जाता है, कहते हैं यार डायरेक्शन चेंज करता हूँ, 600 मीटर चलते हैं 60 डिग्री में, फिर कहते हैं नहीं यार थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 400 मीटर चलते हैं 120 डिग्री पे, फिर सर और चेंज करते हैं, सर यहाँ पे 300 चलते हैं बेटा 180 डिग्री पे। ये 180 डिग्री वाली बात समझ में आई? 400 में अगर आगे गए तो 300 में 180 डिग्री पीछे
नीचे आ जाओगे। और 200 बेटा अगर देखो 200 200 210 आ गया बेटा। इस तरीके से आपको कितने वेक्टर लग रहे हैं बेटा ड्रॉ करने पड़ेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 वेक्टर्स का डिस्कशन है बेटा यहाँ पर। ठीक, पहला वेक्टर बेटा 400 का बना दीजिए, डाउट तो नहीं? ये 0 डिग्री पे था। नेक्स्ट वेक्टर बताना बेटा कितने पे था? सर 60 डिग्री पे आ रहा था। 60 डिग्री मतलब सर इसकी लेंथ का बेटा 1.5 टाइम्स बनाइए। क्लियर? इसकी लेंथ बेटा जो भी ली होगी आपका उसका 1.5 टाइम्स। ये दोनों दिख रहे हैं वेक्टर आपको। ये पहला वेक्टर बेटा किसका हो गया? 400 की लेंथ का। दूसरा वेक्टर कितने का होगा? 600 की लेंथ का। नेक्स्ट बेटा बताएगा 120 डिग्री, मतलब इस वेक्टर से 60 डिग्री आगे चले जाओ। तो सर इस वेक्टर से अगर आपको देखा जाए तो इससे 60 डिग्री आगे जाओगे या मेन से 120 आगे जाओगे, तो ऐसे चलना है। चलना कितना है बेटा? चलना इस 400 के बराबर है। इन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। फिर 300 चलते हैं, तो 300 आप कैसे आ गए यहाँ पर? और फिर शर्मा जी कहते हैं बस लास्ट वक्त मेरी चाय की दुकान आ गई है, इससे आगे मुझे नहीं चलना। ठीक है ना? 200 चलते हैं। 200 मतलब जितना बेटा चल रहा था उसका हाफ कर दीजिए। ठीक है? तो ये 400 चले, 600 चले, ये 400 चले, ये 200 चले और ये 300। डाउट तो नहीं? ये 200 300 में उल्टा हो गया शायद। ये 300 होगा बच्चे और ये 200। क्लियर है बेटा? क्या शर्मा जी के बारे में बता सकते हो आपका ये स्टार्ट था ये फिनिश था? अगर बच्चे में एक वेक्टर बेटा यहां बनाऊं तो बताओगे इस वेक्टर का नाम क्या रखोगे? अगर ये वेक्टर बेटा मैं ऐसे शो करूं तो बताओ इस वेक्टर का नाम क्या होगा? तो पॉइंट पक्का बेटा। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्लियर हैं। अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे? एरो लगा के। डायग्राम्स में कैसे शो करेंगे? डायरेक्ट लाइन सेगमेंट से। और फिर आपका से डिस्कशन आया। कोई डाउट तो नहीं बेटा? No, sir. पक्का? अब Yes, sir. बच्चे इसके बाद डिस्कशन होता है। बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है। अगर आपके पास बेटा दो वेक्टर्स हो तो उनके बीच का एंगल लिखना है आपको। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो बताना बेटा मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स में हमें सिखाया गया था अगर मेरे पास एक लाइन ऐसी हो और एक लाइन ऐसी हो, ये लाइन 1 ये लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का एंगल बेटा 60 डिग्री मान लो इससे। तो क्या 1 और 2 के बीच का एंगल 120 डिग्री भी लिखा जा सकता है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आते हैं ना इस तरीके से। तो बेटा लाइन में अगर कोई पूछे एंगल बिटवीन 1 एंड 2 क्या होगा, तो 60 डिग्री भी सही माना जाएगा और 120 डिग्री भी सही माना जाएगा। क्लियर? लेकिन जब वेक्टर्स में आते हैं बेटा अच्छे से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आता है, कई बार तो टीचर्स को ही नहीं पता होता है। तो ये वेक्टर बच्चे आपने ए लिया, इसके आगे आपने दूसरा वेक्टर बेटा यहाँ पे बी लिया। दिख रहा है? अगर मैं ए और बी के बीच का एंगल बेटा देखूं यहाँ बेटा आपको ऐसे दिखा देगा 120 डिग्री आ रहा है। तो बताओगे एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या बोला जाएगा? वेक्टर्स की एक बड़ी अच्छी बात होती है बेटा, आप वेक्टर्स को उनके ही पैरेलल कंडीशन के पैरेलल जैसा है वैसा शिफ्ट कर सकते हैं। ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसको देख के ऐसा लगता है आंसर 60 डिग्री है। तो आंसर सही कौन सा है? या तो आंसर 120 डिग्री है 60 डिग्री। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दोनों ही तो एक ही है बेटा। cos 60 और cos 120 सेम होता है डिफरेंट होता है? तो डिफरेंट होता है। तो फिर एंगल तो एक ही सही माना जाएगा। cos 60 है मतलब 60 सही है, 120 सही, कौन सा सही है? तो हमारा जिसने पूरी फिजिक्स अलजेब्रा की बनाई, वेक्टर अलजेब्रा बनाई, उसने कहा कि 60 डिग्री वाला आंसर बिल्कुल गलत है। उसके हिसाब से जो सही आंसर है बेटा वो 60 डिग्री है।
सब फिर तो हम तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम क्या करेंगे एग्जाम में, हम कैसे करें? तो इसका बेटा एक रूल है, जब आप एंगल रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों वेक्टर्स बेटा कैसे होना चाहिए? बोथ वेक्टर्स मस्ट बी पॉइंटेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। दोनों वेक्टर्स बेटा कैसे होने चाहिए? आउटवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ दोनों वेक्टर आउटवर्ड थे नहीं थे, बाहर की तरफ थे नहीं थे, ये भी आउटवर्ड था और ये भी आउटवर्ड था। या फिर आउटवर्ड तब होंगे जब दोनों की टेल मीट कर रही, तो अगर उनकी टेल्स मीट कर रही है बेटा, एक ही पॉइंट पर है, तो भी बात सही आएगी। तो एंगल बेटा कितना माना जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर? मुझे इस डायग्राम में बताना है बेटा आंसर क्या होगा। ये वेक्टर बेटा सी है, ये वेक्टर बेटा डी है, सी और डी के बीच के एंगल बेटा किसी ने 50 डिग्री लिखा। बताओ एंगल बिटवीन सी एंड डी क्या बोलोगे? 130 डिग्री। 50 तो नहीं बोलोगे ना बच्चे? नो सर। 50 तो नहीं बोलोगे ना? क्यों? क्योंकि सर आपने सिखाया कि वेक्टर्स को आप उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। अब शिफ्ट कर सकते हो तो क्या इस डायग्राम में दोनों की टेल मीट कर रही है नहीं कर रही है? क्या दोनों वेक्टर्स बेटा आउटवर्ड पॉइंटेड है या नहीं है? सी डी भी आउटवर्ड है और सी भी आउटवर्ड है, तो ये आंसर मेरा सही माना जाएगा। तो एंगल बिटवीन सी एंड डी को पूछे तो कितना होगा? तो आंसर 130। बताना बच्चे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बेटा आपका बी है, ये वेक्टर आपका सी है ना? ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे। ए बी सी। ए एंगल बेटा कितना मान लिया आपने? 40 डिग्री। बी एंगल बेटा कितना मान लिया आपने? 130 डिग्री। आपको बहुत शांति से बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना होगा, और एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना होगा, है ना? 140 कैसे है बेटा? क्योंकि अगर ये बी है तो क्या ये वेक्टर भी बी माना जाएगा बेटा? यस सर। तो ये एंगल 140 आ गया बेटा, दिख रहा है? एंगल बिटवीन बी एंड सी बताएंगे बेटा कितना होगा? 50 डिग्री। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया, है ना? बी एंड सी के दोनों वेक्टर आउटवर्ड पॉइंटेड होने चाहिए, तो 50 डिग्री आ गया। और लास्ट से बच्चे पूछा गया एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना होगा? 170। 190। 190। 140 और 50 ऐड होंगे ना बच्चे? ये देखो ना, हाँ, ये वाला यस सर। डायग्राम यस सर। क्या आउटवर्ड पॉइंटेड है? यस सर। तो बाई चांस मैंने केवल बी को शिफ्ट करके, ए और सी तो आउटवर्ड थे ही, केवल बी को शिफ्ट करके सारे ही मैंने आउटवर्ड पॉइंटेड बना दिए। अगर मैं वेक्टर ऐसे बनाता हूँ, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप? मुझे समझ में आया। तुम इधर से काउंट करोगे या इधर से काउंट करोगे? तो अब बच्चे ध्यान से ना, अगर ऐसे काउंट करोगे ना, एक बच्चा कह रहा है 170 आंसर है ना? यस सर। और एक कह रहा है बेटा 190 आंसर है, यस तो ये सर। दोनों आंसर सही माने जाएंगे। रीजन, क्योंकि जब इनको कॉस्ट वैल्यू निकालोगे जाके ना, तो सेम ही आएगी। यस सर। ठीक है ना? यस कोई सर। डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नो सर। और नॉर्मली बेटा इस केस में हम स्मॉलर एंगल को प्रेफर करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन आता है बेटा, अगर पूछूं बेटा दो वेक्टर अगर आपके पैरेलल है, तो बताओगे पैरेलल वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है? सर पैरेलल वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि जो वेक्टर्स अगर आप ड्रॉ करें तो दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए बेटा? अपोजिट। सेम होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, तो ए इक्वल टू बी। लैम्डा बी। ना ना, ए इक्वल टू बी नहीं, ए इक्वल टू लैम्डा बी, जहां पे लैम्डा आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सुनो, ए इक्वल टू लैम्डा बी का मतलब क्या होगा? सब बोथ वेक्टर, both A and B are along same direction। उनका डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो दो वेक्टर्स आप ले उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, पहली शर्त तो ये हुई। और मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड
मे और मे नॉट बी सेम। हो सकता है बेटा मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाए तो फिर इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाए तो a इक्वल टू 2b हो जाएगी। लैम्डा इक्वल टू 1 का मतलब समझ में आया बेटा? यस सर। तो वेक्टर लेंथ में भी सेम होंगे और डायरेक्शन में भी सेम होंगे। a इक्वल टू 2b का मतलब क्या होगा? b ऐसा होगा और a उससे डबल लेंथ का होगा। यस सर। क्लियर? बात समझ में आती है? लैम्डा यस इक्वल टू सर। फ्रैक्शन 1/2 भी हो सकता है क्या? हाँ, लैम्डा 1/2 भी हो यस सर। सकता है। a इक्वल टू b/2 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? ये b होगा बी हाफ और लेंथ a का जो होगा। होगा b/2। नहीं, b की हाफ लेंथ का a होगा। क्लियर ओके। है पॉइंट? यस सर। तो पैरेलल वेक्टर समझ में आता है। एक मिनट बेटा, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। पैरेलल वेक्टर्स बेटा कहाँ मिलते हैं? अगर बच्चे आप जाओ किसी अच्छे हाईवे पे, है ना, अच्छे हाईवे बेटा सबको पता है इंडिया में तो नहीं होती बात, बाहर जाएंगे तो आपको लेन ड्राइविंग दिखेगी। अब लेन ड्राइविंग में पता लगा सर ये फास्ट लेन है, ये स्लो लेन है और ये वेरी स्लो लेन है। फास्ट लेन में गाड़ी बेटा किससे चल रही है? बेटा 100 माइल पर आवर से चल रही है। नेक्स्ट बेटा आपका तो 80 से चल रही है और सबसे स्लो में 40 से चल रही है, जिसमें हैवी ट्रक चलते हैं। क्या आपको लग रहा है बेटा सारे वेलोसिटी वेक्टर्स पैरेलल हैं? यस सर। पर क्या इक्वल है? लेन वाले सारे इक्वल हैं, पर फास्ट लेन वाले और स्लो लेन को कंपेयर करोगे तो डिफरेंट आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो पैरेलल वेक्टर्स बेटा क्या होते हैं? जब आपको ये एहसास हो जाए कि जिन वेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में पॉइंटेड हैं तो उन्हें पैरेलल बोला जाता है। क्लियर? ये आपको बेटा ट्रैफिक समझ में आ गया यहाँ पर? लैम्डा, लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है। बेसिकली बच्चे वो क्या कहना चाहता है, ऐसे बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल देसी भाषा में, ए जो है लैम बी के लैम्डा टाइम्स है। ए बी के लैम्डा टाइम्स है। लैम्डा पॉजिटिव क्यों लिया? कि लैम्डा नेगेटिव ले लोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो लैम्डा 1 ले लोगे इसका मतलब a इक्वल टू b होगा। लैम्डा 2 लोगे इसका मतलब a इक्वल टू 2b होगा। लैम्डा हाफ लोगे इसका मतलब a इक्वल टू b/2। लैम्डा एक सिंपल नंबर है पॉजिटिव जो ये दिखाएगा कि a b के कितने गुना है, कितने टाइम्स है। a इक्वल टू 3b का मतलब a का मैग्नीट्यूड b के 3 टाइम्स होगा। a इक्वल टू 4b का मतलब a का मैग्नीट्यूड b के 4 टाइम्स होगा। a की वैल्यू 1 लैम्डा की वैल्यू 1/10 ले लूं तो लैम्डा की वैल्यू 1/10 का मतलब क्या होगा? a b का 1/10 होगा। क्लियर? और लैम्डा पॉजिटिव ही होगा, ये पक्का। कोई पूछे इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? बेटा वही सेम लेन में चलने वाली कार्स। इस लेन में चलने वाली सारी कार्स की वेलोसिटी भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इक्वल वेक्टर्स बेटा क्या होते हैं? जिनमें a इक्वल टू b हो, दोनों वेक्टर इक्वल है और इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1। तो इस केस में दोनों पैरामीटर्स कौन से? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। दोनों बेटा आपके सेम होने चाहिए। क्लियर है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। यस तो सर। बच्चे ये वो केस होगा जिसमें a लैम्डा b होगा और लैम्डा कंपलसरी नेगेटिव होना चाहिए, है ना? तो ये दो यस सर। वेक्टर्स देखो बेटा, जहां से अगर ये b है तो b और a एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चले, है ना? यस सर। तो a और यस b सर। की बेटा डायरेक्शन कैसे हो गए बेटा? अपोजिट हो गए। तो लैम्डा नेगेटिव होना चाहिए बेटा। तो लैम्डा नेगेटिव कैसा होगा? तो ध्यान से देखो, लैम्डा -2 लिख दो। तो -2 का मतलब क्या होगा बेटा? b बनाइए और a उससे डबल लेंथ का बनाइए। अगर मैं एरो इधर दिखा दूंगा तो ये 2 भी हो जाएगा, पर बच्चे हमें बहुत ध्यान से रखना है, इसे एरो नहीं दिखाना है, इधर एरो उल्टी डायरेक्शन दिखाना है। तो ये -2 भी होगा। तो a इक्वल टू -2 भी आया नहीं आया? यस सर। क्लियर है पॉइंट बेटा? बच्चे बताना लैम्डा इक्वल टू -1/3 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? यस सर। ये बच्चे b मान लीजिए और इसकी और एग्जैक्टली ए 1/3 लेंथ 1/3। का, 1/3 लेंथ का बेटा वेक्टर बनाएंगे तो -b/3 आ जाएगा। a इक्वल टू -b/3 भी हो गया। एंटी पैरेलल क्लियर है बेटा? यस एंटी सर। पैरेलल कहाँ मिलेगा बच्चे? फिर से बात आई, अगर हाईवे जा रहा है तो एक लेन इधर जा रही है और एक लेन इधर जा रही है। यस क्लियर? सर।
तो जो Yes, लेन sir. आपकी बेटा इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, मान लेते बेटा न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, उनका ये हो गया, सब कुछ न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी भी आ रहे होंगे, सो उनका एग्जैक्टली अपोजिट, अपोजिट एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर? Yes, sir. अब मैं पूछूं अपोजिट वेक्टर्स क्या होंगे, तो बातों वो भी बात खत्म हो गई। अपोजिट वेक्टर्स होंगे जिनके लिए लैम्डा एग्जैक्टली -1 होगा, तो a इक्वल टू -b। इसका मतलब बच्चा मान लो अगर एक कार इधर 20 की स्पीड से जा रही है और दूसरी कार बेटा अपोजिट में 20 की स्पीड से आ रही है, तो ये Yes, sir. वेक्टर दोनों कैसे बोले जाएंगे? अपोजिट वेक्टर्स। क्लियर? Opposite. कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो No, अपोजिट sir. वेक्टर्स बेटा कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। इनमें दो बात बोलनी पड़ेगी सर, ये इक्वल भी होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। बेटा एक वेक्टर आता है, उसको नल वेक्टर बोलते हैं। अगर बच्चे a इक्वल टू -b बोला गया है तो इसका मतलब समझाओगे क्या होगा? a इक्वल टू -b का मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं बेटा? इक्वल एंड अपोजिट। Opposite. बेटा जब मैं a इक्वल टू -b लिखूंगा तो a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा? 0. 0 के इक्वल। से ये जो भाई साहब लिखे गए हैं ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा? नल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? नल वेक्टर। सर ये क्या मजाक कर रहे हैं सर? 0 मतलब नल वेक्टर। बेटा एक बात बताओ, वेक्टर में वेक्टर जोड़ा 0 बचा तो नाराज नहीं हो जाएगा वेक्टर? कहेगा यार मैं वेक्टर हूँ, मेरे में वेक्टर ऐड करो, ये बन रहा है 0। तो उसकी बस जैसे मतलब रिस्पेक्ट के लिए हमने बोल दिया। नल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड, है ना? ऐसे वाले Yes, वेक्टर sir. को खराब नहीं लगना चाहिए कि वेक्टर वेक्टर जोड़ा 0 बना दिया, ये क्या बात है? अच्छा रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं होता? होता है सर। शर्मा जी का वॉक देखो, तो शर्मा जी 600 मीटर आगे जाए और लौट के फिर से 600 मीटर आ जाए, तो टोटल वॉक कितने का हो बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना 1200 हुआ? meter. 0. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। पक्का? तो Yes, या sir. फिर ऐसा समझ लो, एक ब्लॉक को इधर 600 न्यूटन से खींचो और अपोजिट में 600 न्यूटन से खींचो, अगर दोनों फोर्स बराबर है तो इनका सम क्या आ जाएगा? बिग 0। 0. और ये 0 ही तो नल वेक्टर होता है। तो कोई पूछे नल वेक्टर क्या होता है? इट इज द समेशन ऑफ अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स को जोड़ने पे जो मेरे पास बचता है बेटा, उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। कोई डाउट तो नहीं? पोजीशन वेक्टर का बेटा जैसे बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी मैकेनिक्स में। इसको बेटा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऐसे। पूरी फिजिक्स में अगर आर ऐसे लिखा हुआ है बेटा तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर तुमने कभी यूज किया नहीं किया? सर बहुत यूज करते हैं। जैसे आप कॉलोनी में जाइए बेटा, और आप कॉलोनी में वर्मा जी के घर पे खड़े हुए हैं और वर्मा जी के घर से पूछें शर्मा जी का घर कहाँ पर है, तो वर्मा जी ऐसे पॉइंट कर देते थे। ये वेक्टर क्या बता रहा है बेटा? पोजीशन ऑफ शर्मा रिस्पेक्ट टू द वर्मा। आ रही बात समझ में? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? इसको ऐसे बोला जाता है ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट का लिखा जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर आता है बेटा वो आ गया। जैसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट 8 12 हो और इसके कोऑर्डिनेट बेटा 16, 28 हो, तो बताओगे वेक्टर कैसा बना होगा? सर 8 से 16 आगे जाएंगे तो 8 आगे जाएंगे और 16 ऊपर जाएंगे। ये वेक्टर दिखा नहीं दिखा? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इसका नाम ही सफिशिएंट है। अ वेक्टर which describes the position, vector which describes the position। जो पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं बेटा उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर। इसमें कोई डाउट तो नहीं? इनफिनिटी तो समझने के लिए कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट डिस्कशन है।